नमस्कार बच्चों, जय भारत, जय हिंद। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। और आज एक और नई क्लास के साथ हिंदी की क्लास अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है और उसी के क्रम में एक और क्लास आज बच्चों कारक की क्लास है। आज बच्चों हम कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक। ठीक, इससे पहले हम संधि पढ़ चुके, समास पढ़ चुके, वर्णमाला, हिंदी भाषा का विकास, सब चीजें पढ़ चुके हैं कंप्लीट तरीके से। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है बच्चों वो कारक को लेकर है। कारक कारक क्या होते हैं हिंदी में? शायद ही कोई एग्जाम होगा, कोई एग्जाम ही होगा जहां कारक से क्वेश्चन ना आते हो। और जो एग्जाम अब होने वाला, जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यूपी पैट का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, इन एग्जामों में तो कारक से क्वेश्चन 100% आना है बच्चों। कारक देखो सबसे पहले क्या होता है, किसे बोलते हैं कारक? ध्यान रखना बच्चों, कारक हिंदी में वे शब्द कहलाते हैं, हिंदी में कारक उन शब्दों को बोलते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उसी का बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं कारक। कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखो, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं बच्चों उन्हें कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और किसका बच्चों? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को हम जो जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। और किसी वाक्य में कारक की जो पहचान करवाते हैं, जो कारक की पहचान करते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं विभक्तियां। उन्हें कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं उन्हें? विभक्ति कहते हैं। विभक्ति स्वतंत्र शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। कैसे शब्द होते हैं? स्वतंत्र शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ नहीं होता, अपना अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र शब्द होते हैं। यही कारक की पहचान करवाते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकार के जो कारक की जो विभक्ति होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो इन्हीं विभक्तियों से हमें बच्चों कारक की पहचान होती है। इनसे हमें क्या होती है? कारक की पहचान होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो कारक है और जो उन कारकों की क्या है बच्चों? विभक्तियां हैं। उनकी विभक्तियां हैं। कारक और उनकी विभक्तियां हैं, यानी कारक की पहचान कराने वाले शब्द। जैसे अगर मैं कहूं राम ने वानर सेना के द्वारा समुद्र पर पुल बनवाया, समुद्र पर पुल बनवाया, समुद्र पर पुल बनवाया। देखो बच्चों, किसने? राम ने वानर सेना के द्वारा समुद्र पर पुल बनवाया। अब इस वाक्य में कारक भी हैं और विभक्तियां भी हैं। हर कारक की अपनी एक पर्टिकुलर विभक्ति है, यानी वो विभक्ति उसी कारक के साथ आएगी, उसी का ही वो भाव देगी। एक तो विभक्ति ऐसी है जो दूसरे कारक के साथ आ जाती है, पर वो कुछ ही है अपवाद स्वरूप, लेकिन अधिकतर विभक्ति क्या है? अपने कारक के साथ ही आती है। ठीक, अब जो विभक्तियों कैसे होती है बच्चों, ध्यान, जैसे राम है, राम करता है, राम क्या है? करता। क्योंकि राम क्या है इसमें? राम ने वानर सेना के द्वारा समुद्र पर पुल बनवाया, तो राम ने तो बनवाया ना, तो राम करता हुआ।
उसके बाद क्या है बच्चों, ने आया। वानर सेना यानी साधन क्या है पुल बनाने का, पुल बनाने का माध्यम क्या है, वानर सेना है। समुद्र पर, कहां पर बना पुल, समुद्र पर पुल। तो ये ने के द्वारा पर, ये सब क्या है, ये सब विभक्तियां हैं। ये सब क्या विभक्ति हैं। ये जब विभक्ति आई हैं, इनसे पहले बच्चों जो शब्द आया है, इनसे पहले जो शब्द आया होगा वो कारक होगा। ने से पहले क्या है, राम, राम कोई सा कारक है। पर से पहले क्या है, समुद्र, समुद्र कोई सा कारक है। के द्वारा से पहले क्या, वानर सेना आई, तो वानर सेना क्या है, कारक है। तो विभक्तियां हमेशा कारक के बाद आती हैं। तो विभक्तियां कारक के बाद आती हैं, इसलिए विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं विभक्ति को, परसर्ग। आपने सुना ना एक उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है बच्चों, उपसर्ग होता है जो किसी शब्द से पहले आता है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। परसर्ग क्या होगा, जो शब्द के बाद में आएगा। परसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के बाद में आते हैं। विभक्तियां क्या हो रही है, शब्द के बाद में आ रही है, तो विभक्ति क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा कारक के क्या होंगे, ये बाद में आएंगे। तो कारक के बाद आने वाली शब्द जो होते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं, और उसी क्या कहते हैं, विभक्ति को परसर्ग कहते हैं। ठीक, विभक्ति हमेशा अपने कारक के साथ आएगी। जैसे राम ने, तो इसमें बच्चों कर्ता कारक है। वानर सेना द्वारा, इसमें करण कारक है, जिसके द्वारा, क्योंकि साधन इसमें यह है। पुल पर, इसमें अधिकरण कारक है, ठीक ना। तो ये समुद्र कौन सा है, अधिकरण कारक। पढ़ेंगे आगे, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। पहले समझो कारक क्या है और विभक्ति क्या है। विभक्ति वे स्वतंत्र शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ, अपना अर्थ नहीं होता, वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही उनका अर्थ बनता है। से ने है और कहीं खाली ने लिखा हुआ, तो कुछ ने का अर्थ है क्या, कहीं खाली पर लिखा हुआ, कोई अर्थ है पर का। स्वतंत्र रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। जब ये किसी वाक्य में आएंगी तब इनका अर्थ बनेगा। तो इसलिए विभक्तियों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये स्वतंत्र शब्द होते हैं। जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तब हमेशा ये अपने कारक के बाद आती हैं, तो इनसे पहले जो भी होगा वही हमारा कारक होगा। ठीक, तो विभक्ति देखो, पहले विभक्ति क्या होती है, क्या बोलते हैं विभक्तियों को बच्चों, परसर्ग कहते हैं। दूसरी तरफ जो विभक्तियां होती है बच्चों, ये विभक्तियां दो तरह की होती हैं। कितनी होती हैं, दो तरह की विभक्तियां होती हैं बच्चों। कैसे, एक होती है विश्लिष्ट विभक्ति, विश्लिष्ट, एक होती है बच्चों संश्लिष्ट। कौन सी, संश्लिष्ट विभक्ति। एक विश्लिष्ट, एक कौन सी, संश्लिष्ट। विश्लिष्ट बना है बच्चों विश्लेषण से, और यह बना है बच्चों संश्लेषण से। किससे बना है, संश्लेषण से। विश्लेषण का अर्थ होता है क्या करना, चीजों को अलग अलग करना, क्या करना, अलग कर देना, तोड़ना। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, संश्लेषण का जोड़ना। बस समझे, इसका अर्थ क्या है, जोड़ना। तो ऐसी संश्लिष्ट का अर्थ भी क्या होगा, जोड़ना। जो विभक्तियां सर्वनाम के साथ आती हैं, किसके साथ, सर्वनाम के साथ, और जो सर्वनाम से चिपकी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, उनसे अलग नहीं होती, उन्हें बोलते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। जो विभक्ति आती है संज्ञा के साथ, किसके साथ, संज्ञा के साथ, उन्हें बोलते हैं विश्लिष्ट। ये कभी संज्ञा से जुड़ती नहीं है, संज्ञा से स्वतंत्र रहेंगी, और ये विभक्ति, इन्हें संश्लिष्ट को का नाम संलग्न भी होता है। क्या होता है बच्चों, संलग्न भी बोलते हैं इसको। संलग्न मतलब होता है चिपका होना, जुड़ना, जुड़ना। क्या मतलब है, जुड़ना। सर्वनाम से मैं कहूं उसने, उसने, तो उसने ऐसे लिखो ना, अब उसने आप ऐसे लिखोगे उसने, ये गलत तरीका होता है लिखने का। उसने इसके साथ आएगा, एक सब चिपकाएगा ना, ने। अगर ने लिखना है राम के साथ तो राम ने ये आएगा। कि कहीं ये लिखा हो देखा आपने, राम ने हो जाएगा, तो राम ने, अरे क्या है, राम ने, राम ने। तो संज्ञा के साथ जब भी आएगा ना विभक्त, जो कि विभक्त आएगी, वो हमेशा संज्ञा और विभक्त के बीच में एक गैप रहेगा, जुड़ेंगे नहीं, विश्लिष्ट है।
जो सर्वनाम के साथ चिपक जाती है उसको कोई जुड़ गया, उसका, मेरा, बोलते नहीं मेरा मकान संबंधकार हो गया, मेरी दुकान, मेरा कोचिंग, मेरा इंस्टीट्यूट, तो मेरा मेरी कभी दिखा, अक में यहां लिख दो भाई और यहां लिख दो, रा लिख दो यहां, अक मेरा कभी देखा, ये विश्लिष्ट है पर ये सही नहीं है। जब भी सर्वनाम के बाद विभक्ति आएगी तो हमेशा सर्वनाम से चिपक जाएगी, तो क्या बन गई वो, संश्लिष्ट बन गई, संलग्न बन गई, संश्लेषणात्मक विभक्ति बन गई, है ना। कैसी विभक्ति, संश्लेषणात्मक। और यहां कौन सी विभक्ति, विश्लेषणात्मक, यानी विश्लिष्ट विभक्ति बन गई, विश्लिष्ट। तो संज्ञा के साथ जो आती है विश्लिष्ट कहलाएगी और कभी संज्ञा के साथ चिपकेगी नहीं, हमेशा संज्ञा से स्वतंत्र रहेगी, अलग रहेगी और सर्वनाम से चिपकी रहेगी, उसे बोलते हैं संश्लिष्ट, इसे बोलते हैं विश्लिष्ट। ये विभक्ति होती है बच्चों, ठीक ना। कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, एक संश्लिष्ट होगी, एक कौन सी होगी, विश्लिष्ट। विश्लिष्ट कौन सी विभक्ति होगी, जो किसके साथ आएगी, संज्ञा के साथ जुड़ी होगी। कहां जुड़ोगी, संज्ञा के साथ, और संज्ञा से थोड़ा अलग हट के आएगी। संश्लिष्ट कहां होगी, जो बच्चों सर्वनाम के साथ आएगी, और सर्वनाम के साथ क्या होगी, चिपकी रहेगी। से संश्लिष्ट, से सर्वनाम, से संलग्न, ठीक ना, जुड़ना, आपस में होंगे जुड़ी रहेंगी, इसे बोलते हैं संश्लिष्ट, इसे बोलते हैं विश्लिष्ट। ठीक है बच्चों, चलो ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विभक्ति तो पता चलेगी आपको कौन सी होती है, अब कारक की पहचान कैसे करते हैं। कारक हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक हैं। कितने, 8 प्रकार के। कैसे, ये देख लीजिए आप। पहला कारक आपका बच्चों, जैसे मैं बताऊं आपको, कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन सा, कर्ता। अब उसकी विभक्ति देखो क्या होती है, उसकी विभक्ति क्या होती है बच्चों, ने। क्या होती है, ने। अच्छा पहले लिख लो कर्ता, फिर लिख लो कारण, कर्ता कारण, कर्ता कर्म लिख लो पहले, कर्ता कर्म, करण की कारक, करण, करण कारक, करण, कर्ता कर्म करण, फिर संप्रदान, संप्रदान, क्या हो गया भाई, संप्रदान कारक, फिर अपदान, अधिकरण, और 9वां कारक बच गया आपका संबोधन। कौन सा, संबोधन कारक। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, कौन सा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध। 7वां, थोड़ा लिख देता हूं, हाँ थोड़ा सा वो हो गया, संबंध। कौन सा, संबंध कारक। 6, 7 और बच्चों 8। विभक्ति क्या क्या होगी, देखो विभक्ति में क्या क्या होगा, विभक्ति होगी कर्ता ने, कर्ता ने। अरे क्या होगी विभक्ति, शून्य होगी। शून्य का मतलब होता है छिपा होना। कर्ता विभक्ति क्या होगी, कई बार छुपी होगी। कर्म, कर्ता ने कर्म को, कई बार क्या होगी, छुपी होगी। करण, से, कोमा, के द्वारा, के द्वारा। करण का मतलब होता है बच्चों साधन। क्या मतलब होता है, साधन, माध्यम होता है करण का मतलब। तो से के द्वारा किस से क्रिया की जाती है उससे करण कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है दान देना, किसी को कुछ देना। तो देने के लिए क्या होता है, के लिए। क्या है बच्चों, के लिए विभक्ति होती है इसकी, के लिए। और हेतु,
दूसरा वास्ते। कौन सा? वास्ते। किस होती है? इसकी अपादान की विभक्ति से। पर ये से कैसा होता है बच्चों? ये अलग होने के संदर्भ में होता है। कैसा होना? अलग होना। अलग होने के संदर्भ में। अलग होने के संदर्भ में। छत से बिल्ली कूद गई, चूहा बिल से निकल गया, हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान। अधिकरण में, पर, ठीक ना, और भीतर, है ना। समुद्र पर पुल बनवाया तो अधिकरण कारक। संबोधन, अरे, हे, ओ। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये संबंध कारक की है। उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, ठीक ना, इस तरह का। मेरे, उसने, ठीक ना, मुंशी उसने, ठीक ना, इस तरह का। उसने, ने आ गया तो ये संबंध कारक होता है। देखो सुन लो डिटेल में आप। क्या चीज, क्या बताया मैंने आपको लाल से। तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने और छुपी होती है। यानी कर्ता के बाद हमेशा क्या आएगा? ने आएगा, या कई बार ने नहीं आता है। जो पढ़ेंगे कर्ता को आगे, जो क्रियाएं भविष्य काल की होती हैं या वर्तमान काल की होती है, उनमें कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं आती। वहां विभक्ति वो क्या नाम, छुपी होती है। जिसे मैं कहूं राम ने आम खाया, तो क्रिया भूतकाल की है। राम ने आम खाया, राम आम खाएगा, इसमें तो ने नहीं आया ना, छुपा क्या ने। तो जब वाक्य भविष्य काल का होगा या वर्तमान काल का होगा, राम आम खाता है, या ये बोलोगे राम ने आम खाता है, नहीं बोल सकते ना। तो राम आम खाएगा, राम आम खाता है, तो वर्तमान काल और भविष्य काल का हो गया। इसमें जीरो, इसमें ने विभक्ति नहीं आती। सेम इसी तरह कर्म का होता है, सजीव और निर्जीव। करण क्या होता है? करण होता है जिस माध्यम से क्रिया की जाती है, जिस कारणों से क्रिया की जाती है। जैसे वानर सेना द्वारा पुल बनवाया गया, तो किसके द्वारा बनना पुल? वानर से द्वारा। राम ने सीता को चम्मच से खाना खिलाया, तो चम्मच से, चम्मच साधन हो गया, ठीक। तो राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या हो गया? साधन हो गया। चम्मच क्या था? साधन। जिस माध्यम से, जिस साधन से क्रिया संपादित होती है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? करण कारक। संप्रदान, जहां किसी कुछ देने की बात आ जाए। से अगर मैं कहूं मां ने बच्चों को मिठाई दी, तो बच्चों को मिठाई, वो क्रम कारक होता है। बच्चों को मिठाई दी, और जहां पर मां ने बच्चों को, ये होगा संप्रदान कारक। मिठाई दी, देने की बात हो रही है, लेने का भाव ना हो। मां ने बच्चों को मिठाई दी, ये संप्रदान कारक है। मां ने बच्चों को डांटा, ये कर्म कारक है। मां ने धोबी को कपड़े दिए, मां ने धोबी को कपड़े दिए, ये कौन सा कारक है? बताइएगा कमेंट्स करके बच्चों। मां ने धोबी को कपड़े दिए, ये कौन सा कारक? को आया ना इसमें। चलिए जो पहले पढ़े हैं वो बताएंगे। संप्रदान कारक हो गया। अपादान, जहां कोई चीज किसी से अलग होती हो या किसी चीज की तुलना होती हो। मैं कहूं गीता सीता से मोटी है, तो तुलना हो रही है। कुछ दिल्ली बंबई से बड़ा शहर है, तुलना हो रही है। जहां भी से आएगा तुलना करने के लिए हो या जो है वो अलग होने के लिए हो, तो क्या आएगा उसमें? अपादान कारक। जहां पर क्रिया जिस स्थान पर, जिस समय पर संपादित होती हो, क्रिया जिसके द्वारा संपादित हो रही हो, करण कारक। क्रिया जिस स्थान पर, जिस समय पर हो रही हो, उसे अधिकरण कारक। समुद्र पर पुल बनवाया, 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, अधिकरण कारक। संबोधन, जब किसी को बुलाते हैं, अरे सुनो, ओ सुनो, हे राम, तो ना ये क्या है? सब संबोधन करने के लिए, ये बहुत आसान होता है। संबंध, जहां पर 2 संज्ञाओं का संबंध जुड़ता हो आपस में। मेरा मकान, मेरी दुकान, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, तुलसीदास का रामचरित्र, ठीक ना, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो,
बाण भट्ट की या बाण भट्ट का हरिश्चरित्र। तो जहां पर संबंध दिखाता हो दो संज्ञाओं के बीच या दो शब्दों के बीच, उसे संबंध कारक बोलते हैं। तो ये 8 कारक होते हैं और उनकी अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ये विभक्ति हमेशा अपने कारक के साथ यानी कारक के बाद ही आएंगी, कभी उससे पहले नहीं आएगी। ध्यान रखिए बच्चों। और एक बात और ध्यान रखनी है, एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो एग्जामिनर हमेशा रेखांकित करेगा, ऐसे लाइन खींचेगा कि इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है। से अगर एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, राम ने सीता को हाथ से खाना खिलाया। अगर मैं ये शब्द हटा दूं, ने हटा दूं, को हटा दूं, से हटा दूं, तो क्या बनेगा? राम सीता हाथ खाना खिलाया। बना क्या? अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता। देखो, वाक्य दो तरह का होता है। एक वाक्य वो होगा जो अर्थ के आधार पर सही होगा, एक वाक्य पद क्रम के आधार पर सही होगा। वाक्य के 7 अंग होते हैं, सार्थकता उसमें से महत्वपूर्ण अंग है। अगर मैं कहूं एक बुढ़िया बचपन में मर गई, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, तो एक बुढ़िया बचपन में मर गई, इसमें वाक्य बिल्कुल ठीक है पद क्रम के हिसाब से। कौन मर गई? बुढ़िया। बुढ़िया क्या हुई? मर गई। एक बुढ़िया बचपन में मर गई, पद क्रम के हिसाब से वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन सार्थकता के हिसाब से वाक्य ठीक नहीं है कि इसका अर्थ यह है कि कोई भी बुढ़िया बचपन में नहीं मर सकती। अगर वो मरी तो बुढ़िया नहीं है वो, लेकिन वाक्य का पद क्रम क्या है? सही है, एक बुढ़िया बचपन में मर गई। तो वाक्य को ध्यान रखना, वाक्य की सार्थकता भी होती है। अगर ये सब हट जाएगी तो वाक्य की सार्थकता खत्म हो जाएगी। ये बात सही है कि कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद करण और करण के बाद क्या है? क्रिया आई है। लेकिन क्या है? वाक्य का अर्थ नहीं, सार्थकता नहीं सिद्ध हुई है। तो इन विभक्तियों से ही वाक्य की सार्थकता सिद्ध होती है। विभक्तियां संज्ञा का, सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ती हैं। तो जैसे ने है, इसमें कई कारक हो गए। ने विभक्ति कर्ता की होती है, को विभक्ति क्रम की होती है, से विभक्ति करण की होती है। खाना खिलाया, खाना भी तो अपने आप में विषय है भोजन करने का। हाथ से खाना खिलाया यानी खाना भी तो कर्म हो रहा है, खिलाना तो क्रिया हुई। खाना खिलाया, खाना यानी मतलब भोजन करवाया। या मैं कहूं राम ने सीता को हाथ से आम खिलाया, तो आम क्या हो जाएगा? फिर आपका क्रम नहीं हो जाएगा? आम का जगह यहां भी क्रम हो जाएगा। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं, तो रेखांकित करेगा कि इसमें कौन सा कारक है। सीता में क्या विभक्ति आई? को विभक्ति आई। जब विभक्ति को आई है तो मैं कहता हूं उससे पहले जो होगा वो कारक होगा। को विभक्ति किसकी होती है? अभी हमने पढ़ा था। अभी को विभक्ति किसकी है बच्चों? इसकी विभक्ति है। किसकी? कर्म की। तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। हाथ से किसका कारक है बच्चों? करण का। अगर वो हाथ पूछता है कि हाथ से, तो करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। राम ने कौन सा कारक? कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता। भोजन खिलाया, खाना खिलाया। अगर खाने पूछता है तो खाने को खिलाया, आम को खिलाया। आम को भाग बच्चों, जो वस्तु निर्जीव होती है उसके साथ हम कर्म कारक में को नहीं लगाते, तो कर्म कारक है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। अगर अधिक हैं तो हमेशा क्या होगा? रेखांकित होगा। तो रेखांकित होने का मतलब है कि आपको जो शब्द रेखांकित है उसके बाद वाला देखना, उससे पहले वाला नहीं देखना है ना। उसके बाद वाला देखना, उससे पहले वाला नहीं देखना। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में आया था, उसने बाजार से कपड़ा खरीदा। कहां से? बाजार से कपड़ा खरीदा। बाजार से कपड़ा खरीदा, उसने कपड़े को रेखांकित कर रखा था।
और पहला ऑप्शन था अपादान, दूसरा ऑप्शन था कर्म, फिर तीसरा कोई और ऑप्शन ना होगा, कर्ण भी था। तो उसने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब जल्दबाजी में क्या होता है, से आ गया, और से किसका होता है, बाजार से कपड़ा खरीदा। अब बाजार से कपड़ा अलग हो रहा है, तुरंत क्या, अपादान कारक नहीं। जो रेखांकित है उसके बाद देखो यहां पर क्या आना चाहिए ना, जो ये रेखांकित है देखो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां दिया नहीं ना उसने, से विभक्ति तो बाजार की है, किसकी, बाजार की। अगर बाजार आता रेखांकित होता तो हम इसके बाद की विभक्ति देखते, से देखते, तब होता बाजार से कपड़ा अलग हो रहा है, तब बाजार में अपादान कारक है। पर एग्जामिनर ने क्या किया था, कपड़े को रेखांकित किया था कि कपड़ा कौन सा कारक है। तो इसके बाद कौन सी विभक्ति है, छुपी हुई विभक्ति बच्चों। कपड़े को खरीदा तो को क्या होगा, छिप गया। क्रम कारक में को का प्रयोग सामान्यतः वहां नहीं करते हैं जहां कोई वस्तु निर्जीव होती है, और जहां वस्तु सजीव होती है वहां पर को का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो कपड़े को खरीदा, को छिप गया इसमें, है ना आपको अभी, को देखो ये को है, और को के बार क्या होता है, शून्य, यानी छिपा हुआ होता है को। तो यहां क्या बच्चों को, छुपा हुआ है, शून्य, तो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, कर्म। और बाजार से क्या बच्चों, अपादान कारक है इसमें, ठीक। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक होंगे, पर क्या होगा, वो रेखांकित होगा। तो ये तो आपको मैंने पूरा परिचय दे दिया किसका, आपको कारकों का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला कर्ता कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द से हमको यह पता चले ये शब्द हमको कार्य करने के बारे में बता रहा है, या जो शब्द वाक्य में कार्य करने वाले के बारे में बताए, कार्य करने वाले के में बताए, उसे बोलते हैं कर्ता कारक। इसकी भक्ति क्या होती है, कर्ता की ने होती है, क्या होती है, ने। और कई बार क्या होती है भक्ति, जीरो, शून्य होती, छुपी होती है। ने विभक्ति हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब क्रिया किसकी होगी, भूतकाल की होगी। जब क्रिया किसकी हो, भूतकाल की हो, तो ने विभक्ति आती है। जब क्रिया बच्चों ध्यान रखना अकर्मक हो और क्रिया भविष्य की हो, भविष्य काल की क्रिया हो, या कैसी क्रिया हो बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया हो, किसकी हो, वर्तमान काल की क्रिया हो, तो वहां पर ने का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कैसी क्रिया, भूतकाल की क्रिया है, तो भूतकाल की क्रियाओं में ने का प्रयोग होता है। वैसे जहां क्रिया कैसी हो, अकर्मक हो, ये अकर्मक क्रिया भविष्य काल में होनी चाहिए या किसमें, वर्तमान काल में, ठीक ना। तो वहां पर हम शून्य प्रयोग करते हैं, इसकी विभक्ति को छुपा लेते हैं। कैसे, जैसे एक वाक्य दे रहा हूं मैं आपको, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो खाया तो क्या होगी, क्रिया, राम ने आम खाया, खाया यानी खा चुका ना, क्रिया हो चुकी है, तो राम ने आम खाया या राम ने आम खाया है, तो क्रिया क्या है, भूतकाल में हो चुकी है। अगर मैं कहूं राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, तो क्रिया भविष्य काल होगी, ने तो नहीं है ना। राम ने आम खाएगा, कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। या राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम ने आम खाता बनेगा कभी, कभी नहीं बनेगा। राम आम खाता है, तो ये क्रिया भविष्य का, ये क्रिया वर्तमान काल की, दोनों में क्या ने आया है, नहीं आया, ना इसमें आया ना इसमें, किसमें आया, केवल भूतकाल की क्रिया में ने आया है, ठीक ना। मोर नाचता है, मोर नाचता है, मोर नाचेगा, मोर ने नाचा था, मोर ने नाचा था, क्रिया किसकी होगी, भूतकाल की। मोर नाचेगा, क्रिया किसकी होगी, भविष्य काल की, ठीक ना। तो जब क्रिया भविष्य काल की होगी तो ने का प्रयोग नहीं होगा, क्रिया वर्तमान की तो ने का प्रयोग नहीं होगा। जब क्रिया भविष्य काल, भूतकाल की होगी, मोर नाचा था, मोर नाचा था, तो क्या हुआ, या मोर ने नाचा था, मोर नाचेगा,
मोर नाचता है, मोर ने नाचा, यहां ने प्रयोग हो सकता है। मोर ने नाच दिखाया, तो मोर ने नाच दिखाया यानी नाच दिखा चुका है। नाच क्या हो, दिखा चुका है, कार्य हो चुका है, तो भूतकाल का होगा। तो हमेशा ने किस में आएगा, भूतकाल में आएगा, है ना। तो इसकी पहचान करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो पहचान हो जाएगी, है ना। तो कर्ता में हमेशा क्या आएगा बच्चों, ने आएगा। क्या आएगा, हमेशा ने आएगा, वो कर्ता के बाद आएगा हमेशा ने भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका कर्ता कारक। और उदाहरण देख लीजिए, हाँ, राम आम खाता है, ये मैं कहूं राम ने पत्र लिखा, भविष्यकाल की, राम पत्र लिखेगा। वो राम ने, देखो राम इसलिए मैं ले रहा हूं शब्द, कम से कम इस बहाने कई बार राम राम लेने से ईश्वर का तो नाम ले रहे हैं, बार बार लेने से आप भी ले रहे हो, हम भी ले लें, ठीक ना। और वैसे भी आजकल तो राम की ही गूंज है चारों तरफ, तो जो गूंज है तो हमेशा उसी गूंज में शामिल रहना चाहिए ना। जो धाराएं बही हैं उसे धारा में बहना चाहिए, विपरीत बहोगे तो डूबोगे या नाश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राम ने शेर को मारा, या राम ने शेर मारा, तो मार चुका ना, राम शेर को मारेगा, भविष्य काल बना है। राम शिकार करता है, राम ने शिकार करता है नहीं आने का ना, राम शिकार करता है आएगा। वर्तमान काल की क्रिया तब भी होगी, ने का प्रयोग नहीं होगा, भविष्य काल ने का प्रयोग नहीं होगा। पहचान के लिए ने शब्द होना चाहिए, पर कई बार क्या होगा, ने नहीं देगा। जैसे मैंने लिख दिया, राम शिकार करेगा, राम शिकार करेगा। पूछ ले कौन सा कारक है, राम शिकार करेगा, इसमें कौन सा कारक है, राम शिकार करेगा, करेगा तो क्रिया है, राम शिकार करेगा, राम करता है, क्या करेगा, कर्म क्या होता है, जिस पर कार्य होने का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो शिकार करेगा, तो जिसका शिकार होगा वो क्या होगा, कर्म होगा। तो वो रेखांकित करे कि राम क्या करे, राम को रेखांकित करे कि कौन सा कारक है, अपने आप आ जाएगा पता। अगर राम कि ने तो इसमें आ गया ना, फिर भी इसमें कर्ता कारक होगा, भले ही ने ना आया हो, फिर भी क्या होगा, कर्ता कारक। शिकार को मारेगा यानी शिकार को करेगा, तो कर्म कारक, विभक्ति छुपी हुई है दोनों जगह। चलिए, ये तो आपका ये, ठीक है बच्चों। ज्यादा लंबी तो वीडियो नहीं हो रही है, नहीं, एक को खत्म करते हैं। कर्म कारक, कर्म और पढ़ लेते हैं। कर्म कारक, कर्म किसको बोलते हैं बच्चों, कर्म का मतलब होता है जिस शब्द पर क्रिया होने का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, उसे कर्म कहते हैं। यानी किसी वाक्य में क्रिया तो होगी होगी, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे कर्म कहते हैं। कई बार क्रिया वाक्य में कर्म दिया हुआ होता है, कई बार कर्म दिया हुआ नहीं होता है। जब कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जब कर्म दिया होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन कई बार सकर्मक क्रिया वहां भी होती है जहां पर कर्म स्पष्ट नहीं होता। राम पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है, राम पढ़ता है। अभी खुलेंगे दिमाग के वो पुर्जे जब क्रियाएं पढ़ेंगे। क्रिया का प्रभाव जिस वाक्य पर, जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म बोलते हैं। वो कर्म की विभक्ति क्या होती है बच्चों, को होती है, या कई बार क्या होता है बच्चों, शून्य होती है, छिपी हुई होती है। कर्म कहां आएगी, जहां पर क्रिया सजीव होगी। कैसी होगी, सजीव, लिविंग थिंग। और जहां क्रिया कैसी होगी बच्चों, जहां क्रिया निर्जीव होगी वहां कैसी आएगी, वहां विभक्ति छुपी हो जाएगी, वहां विभक्ति होगी छुपी होगी। विभक्ति कहां आएगी, जहां सजीव होगी वहां को आएगा, और जहां क्रिया कैसी होगी, निर्जीव होगी, वहां क्या आएगा, जीरो आएगी, छुपी होगी विभक्ति। तो कहीं जगह ना, उसने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा क्या है, निर्जीव है, तो को छिपा लिया। मैं ये करके लिख दूं यहां पर कि राम ने आम खाया, एक बनाऊं, राम ने कुछ सजीव चीज बताओ। आम तो क्या होगा, निर्जीव हो गया, आम को खाया, या राम ने रोटी खाई,
राम ने रोटी खाई। तो दोनों कैसे है? निर्जीव है, छुप गया यहां पर। अगर मैं ये दे दूं आपको, मां ने बच्चों को पीटा, बच्चों को पीटा, ये कह लूं, पिताजी ने राम को क्या किया? पढ़ाया। पिताजी ने राम को पढ़ाया। ये देखिए कितने वाक्य हैं। राम ने आम खाया। आम नॉन लिविंग थिंग है, ना लिविंग थिंग नहीं है, सजीव नहीं है। राम ने आम को खाया, तो को लिखेंगे ना, पद क्रम सही नहीं होने का, वाक्य खराब हो जाएगा। कई बोलते हैं अकमराम ने रोटी को खाया, हम बोलते हैं ना अक मैंने रोटी खाई, अक मैंने रोटी को खाया, को नहीं है, को छुपा लेंगे कि निर्जीव वस्तु है, तो रोटी खाई। तो यहां पर भी छुप गई विभक्ति, यहां भी छुप गई विभक्ति। पर अगर पूछे रोटी में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। आम में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। मां ने बच्चों को पीटा, को आ गई, किसकी विभक्ति है? को, कर्म की है। बच्चे आगे, बच्चे सजीव निर्जीव हैं? सजीव हैं, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। पिताजी ने राम को पढ़ाया, तो राम क्या है? नाम है किसी का, व्यक्ति का, सजीव है। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो बच्चे क्या है? सजीव हैं, को आ गया। तो को कब आएगा? जब उससे पहले कारक सजीव होगा। चुभेगी कब? जब कारक निर्जीव होगा। जब कारक निर्जीव हो तो को सामान्यतः नहीं आता है, और जब कारक सजीव हो तो सामान्यतः हम को का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों कर्म कारक हो गया। कौन सा हो गया? कर्म कारक, ठीक ना। चलिए, जिस ना उसने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो को नहीं आएगा। चलिए, आज की सेवा देखो, ये तो हो गया आपका कर्म कारक, ये ने वाला हो गया, ये कर्ता कारक। मैं आपको, अगर भूतकाल का वाक्य है तो ने का प्रयोग होगा, और अगर इनका वाक्य है कर्मक भविष्य वर्तमान, तो ने का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। उससे पहले क्या बताया था? ये सब मैंने उदाहरण दिए थे आपको, ठीक। इससे पहले क्या था? ये 8 के 8 कारक हो गए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में परभीता संबोधन ए अरे संबंध का के की रारे रे, इस तरह का। तो ये जरूर आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए इनको, ये बहुत पहचान करने वाले होते हैं, ठीक है बच्चों। ये विभक्ति प्रयोग थे, विश्लिष्ट विभक्ति और कौन सी बच्चों? संश्लिष्ट विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट कौन सी? जो आएगी संज्ञा के साथ। संश्लिष्ट कौन सी? जो आएगी सर्वनाम के साथ, ठीक है। ये विभक्ति होगी थी। इससे पहले क्या था? इससे पहले कारक, और कारक होता क्या है? विभक्ति हमेशा कारक के बाद में आती है। तो अगर कहीं रेखांकित हो तो उसके बाद वाला देखिए शब्द क्या है, उसकी विभक्ति क्या आई है, यह विभक्ति छुपी हुई है क्या? अगर विभक्ति छुपी हुई है, वो कभी विभक्ति देगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। विभक्ति सामान्य छुपा लेगा, देगा नहीं, है ना। या तो ये होगा, या जो आगे हम संप्रदान पढ़ेंगे, अधिकरण पढ़ेंगे, वहां पर कुछ अपवादित रूप हैं, क्वेश्चन वहां से बनता है ना। आपको माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो को आया है, और को संप्रदान के लिए भी आता है और को क्रम के लिए भी आता है। पर को संप्रदान के लिए वहां आता है जहां को का प्रयोग किसी को देने के लिए हो और वापस लेने का भाव ना हो। तो माता जी ने बच्चों को मिठाई दी, अब माता जी वापस थोड़ी ले लेंगे मिठाई को, लो वापस करो, नहीं, मिठाई दी, तो यहां पर बच्चों संप्रदान कारक है। माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दें तो कपड़े वापस आएंगे नहीं आएंगे? अब धोबी अगले कपड़े वापस आएंगे, तो कर्म कारक है। चलिए अगले पढ़ेंगे अगली क्लास में संप्रदान कारक, और बाकी कारक को अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों चैनल में कमेंट्स जरूर करिए। आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, वो तो लिख रहे हो आप वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, ये तो उत्तर में हमारा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चाहते हो मुझसे और ज्यादा है, उसके बारे में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं और ज्यादा है? ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।